हेलो ट्रेनीज, मेरा नाम कुलदीप सिंह। मैं देवरिया निजी ITI का इंस्ट्रक्टर हूँ। आज मैं आप लोगों को भारतीय विद्युत नियम और वायरिंग के प्रकार ये दो टॉपिक्स मैं पढ़ाने वाला हूँ। पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, यानी कि भारतीय विद्युत नियम। ये जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स जो है, उसके लिए भारत में एक संस्था है BIS। BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो भारत में विद्युत संबंधित जितने भी नियम होते हैं वो इसको निर्धारित करता है। उसके लिए BIS जो संस्था है वो निर्धारित करता है। तो ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के लिए BIS अलग अलग आर्टिकल्स का अंतर्गत उसको पूरी तरह से कवर किया गया है, जिसमें से हमको जो वायरिंग के लिए जो रूल्स हैं उसके लिए 3 आर्टिकल्स बनाए गए हैं, और वो 3 आर्टिकल्स हैं। BIS जो है वो अलग अलग आर्टिकल्स का अंतर्गत अलग अलग रूल्स की व्याख्या करता है। लेकिन जब बात आती है वायरिंग रूल्स के लिए, तो वायरिंग रूल्स के लिए BIS के 3 आर्टिकल्स हैं। IS 732 1963 और दूसरा आर्टिकल है IS 4648 और तीसरा है NE, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड। इसको NE का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड। और ये जो तीनों आर्टिकल्स हैं ये केवल वायरिंग रूल्स के लिए हैं, ये पूरे विद्युत रूल्स के लिए नहीं है। ये केवल वायरिंग रूल्स की ये तीनों व्याख्या करते हैं कि वायरिंग के लिए कितनी सप्लाई की जाएगी, कौन सा कलर, किस तार के लिए कौन सा कलर यूज किया जाएगा, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन तीनों आर्टिकल्स में कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए कभी भी वायरिंग करने के लिए। तो रूल्स मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। चलिए, तो उसके रूल्स ये हैं कि आपको कभी भी वायरिंग कराने के लिए सबसे पहले आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, जिससे आप वायरिंग कराएंगे उसके पास या तो लाइसेंस होना चाहिए, या अगर वो ठेकेदार है तो उसके पास ठेकेदारी का लाइसेंस होना चाहिए, या फिर वो कोई कुशल कारीगर है, यानी कि उसको गांव में लोग मिस्त्री बोलते हैं, अगर वो है तो उसके पास उसका कौशल प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो वही केवल वायरिंग कर सकता है। उसके बाद अगला बात आता है कि आप जो भी उसमें उपकरण यूज करेंगे वो सारे उपकरण ISI मार्क होने चाहिए। ISI मार्क कुछ इस प्रकार से बना होता है। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ISI मार्क बना होता है। जैसे आप बल्ब पे देखेंगे, बल्ब पे ऐसा निशान बना रहेगा, कोई स्विच सॉकेट देखेंगे उस पे ऐसा निशान बना रहेगा, तो इसको ISI मार्क कहा जाता है। तो आप कभी भी वायरिंग करने के लिए कोई भी सामग्री यूज करेंगे, जैसे आपका केसिंग कैपिंग हो गया, बैटन हो गया, या फिर कंड्यूट हो गया, या फिर केबल ही हो गया, या फिर आपका फैन हो गया, कोई भी आपका उपकरण हो गया, उस पर आप देख लेंगे कि उस पर ISI मार्क लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ISI मार्क बेसिकली एक इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। ISI का पूरा नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ISI जो क्या करता है, जितने भी भारत में सामग्री बनती हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड निर्धारित करता है और उसका परीक्षण करता है, और उसके लिए एक कोड देता है। जैसे आप कोई भी बल्ब लेंगे तो वहाँ पे ISI मार्क बना रहेगा, उसके ऊपर कुछ कोड लिखा रहेगा। उस कोड को अगर आप ISI लिख के उसके बाद उस कोड को डालेंगे और गूगल पे, तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी।
अगर वो जो आपका सामान है वो ISI मार्क वाला नहीं है, मतलब कि वो उसका कोई इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सामग्री नहीं बना हुआ है, तो मतलब आप उस सामग्री का यूज नहीं करेंगे। तो ये हो गया ISI मार्क, यानी कि आप कोई भी सामग्री यूज करेंगे तो उसको आप देख लेंगे कि वो ISI मार्क वाला है कि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आप वायरिंग में जब आपका फैन एंड लाइट सर्किट बनाएंगे, फैन एंड लाइट सर्किट बनाएंगे तो इसके लिए आप अलग से एक सब सर्किट बनाएंगे। और जब आप पावर सर्किट बनाएंगे, पावर सर्किट, तो इसके लिए आप एक अलग से सब सर्किट बनाएंगे। यानी कि फैन एंड जो लाइट सर्किट है उसको कभी भी आप पावर सर्किट दोनों को एक साथ नहीं बनाएंगे। इसके लिए आप एक अलग से सब सर्किट बनाएंगे, यानी कि उप परिपथ बनाएंगे, और पावर सर्किट के लिए एक अलग से उप सर्किट बनाएंगे। अब बेसिकली आप समझ लीजिए फैन एंड लाइट सर्किट, इसको आप लाइट सर्किट भी बोल सकते हो। और ये जो पावर सर्किट के इसके मध्य अंतर क्या है, देखिए जो पावर सर्किट है मेनली 1000 वाट या इससे अधिक पावर का होता है, इसको पावर सर्किट बोला जाता है। और जो 1000 वाट से कम का होता है उसको फैन एंड लाइट सर्किट बोला जाता है, या फिर उसको लाइट सर्किट बोला जाता है। ये बेसिकली एक अंतर होता है। उसके बाद से आप ध्यान रखेंगे कि जो फैन एंड लाइट सर्किट है उसमें आप एक उप परिपथ में अधिकतम 10 पॉइंट बनाएंगे, अधिकतम 10 पॉइंट, उससे अधिक नहीं। अधिकतम 10 पॉइंट या फिर 800 वाट, जो भी आप इसमें पहले प्राप्त कर लें उसको आप रखेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप एक लाइट सर्किट बना रहे हैं जिसमें आपका एक लैंप जो है वो 200 वाट का है, तो उस आप सब सर्किट में अधिकतम 800, या तो आपका 10 पॉइंट होने चाहिए, देखिए, या तो आपके 10 पॉइंट होने चाहिए या फिर 800 वाट होने चाहिए, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो आप उसमें कितने लैंप लगा सकते हैं, आप उसमें अधिकतम 4 लैंप ही लगा सकते हैं, यानी कि 800 वाट आपका हो जाएगा। ये आपका लाइट सर्किट में हो गया। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आपका वही आपका लैंप जो है वो 40 वाट का हो, तो अगर आप 800 वाट देखेंगे तब तो आप 20 बल्ब लगा सकते हैं, लेकिन आप 20 लगाएंगे नहीं, क्योंकि अधिकतम आप 10 पॉइंट ही यूज कर सकते हैं। तो फिर आप 10 बल्ब ही लगाएंगे, यानी कि 400 वाट। यानी कि इस पे आप ध्यान देंगे कि अधिकतम क्या है। अगर आपका 800 वाट पहले आ जा रहा है तो आप फैन एंड लाइट सर्किट में 800 वाट को यूज करेंगे, और आपका 10 पॉइंट पहले आ जा रहा है और 800 वाट आपका नहीं अभी आ रहा है, तो आप 10 पॉइंट को एक सब सर्किट में यूज करेंगे। 800 वाट को पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, 10 पॉइंट होते ही उतने ही पे आप उसको रोक देंगे, आप उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। आगे आपको बढ़ाने के लिए एक नया आप सब सर्किट बनाएंगे। जबकि आपका पावर सर्किट में देखिए, पावर सर्किट में आप अधिकतम 2 पॉइंट यूज कर सकते हैं, अधिकतम 2 पॉइंट या फिर 3000 वाट, जो भी इसमें आपका अधिकतम हो। यानी कि अगर आपका मान लीजिए 1500 वाट का आप कोई हीटर लगा रहे हैं, तो आप 2 पॉइंट इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 2000 वाट का एक हीटर हो तो आप इसमें 2 पॉइंट यूज नहीं कर सकते, यानी कि 2 हीटर एक साथ नहीं जला सकते, क्योंकि अगर आप 2 हीटर यूज करेंगे तो ये आपका 4000 वाट हो जाएगा, जो कि आपके इस 3000 वाट से अधिक आ रहा है। तो यहाँ पे आप एक ही हीटर को यूज करेंगे, तो यानी कि आपका 2000 वाट हो जाएगा। यानी कि अगर आप पावर सर्किट का जब यूज करेंगे तो आप अधिकतम 2 पॉइंट यूज कर सकते हैं, या फिर 3000 वाट तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्विच बोर्ड के बारे में। आपके घर में जो स्विच बोर्ड लगता है वो आपके ज़मीन से 1.3 मीटर की ऊंचाई पे लगाया जाता है। यानी कि मान लीजिए आपका फर्श है, तो इस फर्श से जब आप स्विच बोर्ड को लगाएंगे तो स्विच बोर्ड की ऊंचाई 1.3 मीटर रखा जाता है। इतनी ऊंचाई पे आप स्विच बोर्ड को लगाते हैं।
1.3 मीटर की ऊंचाई पे स्विच बोर्ड लगाया जाता है। और ये जो स्विच बोर्ड है वो आप किसी भी कमरे में लगाएंगे या फिर किसी भी बरामदे में लगाएंगे तो जिस भी आप गेट से प्रवेश करते हैं उस गेट के प्रवेश से हमेशा बाईं तरफ लगाया जाता है। कभी भी आप, जैसे अब मैं इधर से आ रहा हूँ, अगर ये मान लीजिए कोई कमरा है, मैं इधर से आ रहा हूँ तो हमेशा यहाँ पे बोर्ड मेरी बाईं तरफ ही होगा। ये इसका स्टैंडर्ड रूल है। कभी भी आप कहीं भी वायरिंग करेंगे तो वहाँ पे आप स्विच बोर्ड हमेशा कमरे के प्रवेश द्वार से बाईं तरफ ही लगाएंगे। और जब आप बाहर निकलेंगे, जैसे अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो बाईं तरफ होगा, और जब आप अंदर से बाहर जाएंगे तो हमेशा दाईं तरफ होगा। इससे ये होता ही है कि अधिकतर लोगों की ये आदत होती है कि वो जब दरवाज़ा खोलते हैं तो पहली बार वो बाईं तरफ ही मुड़ते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो हमेशा दाईं तरफ से बाहर निकलते हैं। ये लोगों की आदत होती है, तो इसी के अनुसार ये रूल बनाया गया है। तो इसके लिए 1.3 मीटर की ऊंचाई निर्धारित की गई है। और हमेशा जब प्रवेश किया जाता है तो दरवाजे से बाईं ओर इसको लगाया जाता है। उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है स्नान घर यानी कि बाथरूम। आपके बाथरूम या फिर टॉयलेट यानी कि शौचालय हो गया, या फिर आपका घर का बरामदा, जिसको कॉरिडोर बोला जाता है, या फिर घर की चार दीवारी। देखिए, सबसे पहले जो बाथरूम और टॉयलेट है इसके लिए आप जो भी उपकरण लगाएंगे, जैसे कि आपका बल्ब हो गया या फिर गीजर हो गया, उन सब के लिए आप जो उसका स्विच रखेंगे वो हमेशा उस कमरे के बाहर रखेंगे। आपको अगर आपको लैंप जलाना है तो आप बाहर से ऑन करके तब अंदर जाएंगे, इसको ही आप प्रीफर किया जाता है। या फिर दूसरा ये होता है कि अगर आप उसको अंदर रखते हैं, टॉयलेट या बाथरूम के अंदर अगर आप स्विच लगाते हैं तो वहाँ पे आपको वाटरप्रूफ स्विच का प्रयोग करना है, क्योंकि जो पानी होता है विद्युत का सुचालक होता है, तो वाटरप्रूफ रहेगा तो आपको कोई झटका नहीं आएगा। तो इसलिए या तो आप उस स्विच को बाहर रखेंगे या फिर अगर आप अंदर रखते हैं तो उसको आप वाटरप्रूफ रखेंगे। उसके बाद अगर बरामदा हो गया तो जो आपका बरामदा हो गया उसके लिए अगर आप लैंप लगाए हैं तो लैंप कोशिश किया जाता है कि वो घर के अंदर हो, उसका स्विच बाहर ना हो, या फिर अगर बाहर हो तो बाहर भी आपका वाटरप्रूफ होना चाहिए। वैसे ही चार दीवारी के लिए है, और आपके घर का चारों तरफ चार दीवारी लगी हुई है, वहाँ पे अगर लैंप की व्यवस्था है तो उसके लिए भी कोशिश किया जाता है कि उसका जो स्विच हो वो घर के अंदर हो या फिर बाहर हो तो वो बिल्कुल वाटरप्रूफ हो। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट है वो है सॉकेट के बारे में। देखिए, हमेशा जो सॉकेट है वो हमेशा या तो 3 पिन यूज करना चाहिए या फिर 5 पिन यूज करना चाहिए। कभी भी 2 पिन सॉकेट का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन अधिकतर लोग 2 पिन सॉकेट का यूज कर लेते हैं, जबकि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार 2 पिन सॉकेट का यूज नहीं करना है। हमेशा या तो 3 पिन सॉकेट का यूज करना है या फिर 5 पिन सॉकेट का यूज करना है। देखिए, 3 पिन सॉकेट में होता क्या है, एक फेज के लिए होता है, एक न्यूट्रल के लिए होता है और एक अर्थिंग के लिए होता है। और जिसका ये अर्थ पॉइंट होता है इसको आवश्यक रूप से अर्थिंग लिंक से ज़रूर जोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि आप 3 पिन तो यूज कर लिए लेकिन आप इसको अर्थिंग से जोड़े ही नहीं, तो फिर आपको इस 3 पिन सॉकेट का यूज करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमेशा आप 3 पिन सॉकेट का यूज करेंगे, 2 पिन सॉकेट का यूज करने से आप बचेंगे। उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ़ैन के बारे में। जो हम घर में फ़ैन यूज करेंगे उस फैन की जो ब्लेड होगा वो फर्श से आपका 2.4 मीटर की ऊंचाई पे होगा। जैसे मान लीजिए आपका फ़ैन है तो इस फैन को आप ज़मीन से 2.4 मीटर की ऊंचाई पे लगाएंगे। तो फैन को हमेशा न्यूनतम 2.4 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। आप इससे अधिक भी लगा सकते हैं, और इसका एक स्टैंडर्ड है 2.4 से 3 मीटर। ये इसका एक स्टैंडर्ड है, लेकिन न्यूनतम 2.4 होना चाहिए। अधिकतम आप 3 मीटर से अधिक भी रख सकते हैं, लेकिन 2.4 से 3 मीटर को स्टैंडर्ड माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके घर में जितने भी
धात्विक कवर यूज हुए हैं, जैसे कि आपका ICTP या फिर GI कंड्यूट या फिर किसी मशीन का कवर, जैसे कि आपका मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, या फिर कोई लेथ मशीन हो गया, या फिर किसी प्रकार का मशीन हो गया, या फिर तो उसका जो भी बॉडी है यानी ये कवर है उसको आवश्यक रूप से अर्थ कर देना चाहिए। अर्थ कर देने से फ़ायदा ये होता है, जैसे मान लीजिए कहीं से उसमें कोई तार चिपक जा रहा हो, तो तार चिपक जाने के कारण उसको बॉडी में करंट आ जाएगा, और उसका बॉडी क्या है, धातु का बना हुआ है, तो यानी कि अगर वहाँ पे कोई इंसान होगा, अगर वो उसको टच कर लेता है तो उसको भी करंट लग जाएगा, यानी कि उसको भी खतरा है। तो उससे बचाने के लिए उसके पूरे कवर को, जो भी हो गया आपका ICTP यानी कि जितने भी धातु के कवर हो गए उन सब को अर्थ कर दिया जाता है, यानी कि अगर आप उसको टच करेंगे, अगर वो कहीं से भी अगर उसमें शॉर्ट हुआ है तो करंट आपको ना आकर के वो ग्राउंड हो जाएगा, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे खतरा नहीं होगा। इसके बाद से आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लाइट के बारे में, यानी कि जितने भी आपके प्रकाश वाले उपकरण हैं, जैसे कि आपका बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, या फिर LED हो गया, या फिर हैलोजन हो गया, या फिर और भी जो भी प्रकाश के उपकरण हैं उनकी आप ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 2.25 मीटर रखेंगे, यानी कि जितने भी आपके प्रकाश उपकरण हैं उन सब की ऊंचाई न्यूनतम फर्श से 2.25 मीटर रखा जाता है। उसके बाद अगला जो रूल है वो है फ्यूज, MCB या फिर और भी कोई स्विच के बारे में, जैसे आपका कोई भी फ्यूज हो गया, MCB हो गया या फिर स्विच हो गया, उसको आप कभी भी अर्थ कंडक्टर में नहीं लगाएंगे, यानी कि जो अर्थ का जो चालक है, अर्थ का जो तार है, उसमें आप कभी भी MCB, फ्यूज या फिर स्विच का प्रयोग नहीं करेंगे। इससे होता क्या है, मान लीजिए कोई वहाँ से लीकेज करंट आ रहा है, कहीं से शॉर्ट सर्किट हो गया और करंट आपका अर्थ से होते हुए आ रहा है, लेकिन उसी वक्त अगर आपने उसमें MCB लगाया हुआ है और आपका MCB गिर गया तो फिर आपका तो उस अर्थ कंडक्टर का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि जो आपका लीकेज करंट है वो आपका ग्राउंड होगा ही नहीं। या फिर आपका फ्यूज है, तो अगर आपका फ्यूज जल जा रहा है लीकेज करंट की वजह से, जो आपका शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी वजह से, तो फिर जो आपका अर्थ कंडक्टर है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि उससे आपको कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। या फिर आपका स्विच, अगर आप स्विच आपका उस समय ऑफ कंडीशन में है तब भी आपका वहाँ पे कोई सर्किट नहीं कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आपका वहाँ पे आपका करंट ग्राउंड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपका अर्थ कंडक्टर में कभी भी MCB, फ्यूज या स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये तो हो गया कि आपका MCB, फ्यूज या फिर स्विच को कहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अब कहाँ प्रयोग करना चाहिए ये जान लेते हैं। तो MCB, फ्यूज और स्विच का प्रयोग हमेशा फेज में करना चाहिए, यानी कि लाइन में, फेज यानी कि लाइन में करना चाहिए, या फिर फेज और न्यूट्रल दोनों में करना चाहिए। फेज एंड न्यूट्रल दोनों में। देखिए MCB, फ्यूज या फिर स्विच का प्रयोग आप केवल फेज में करेंगे या फिर फेज और न्यूट्रल दोनों में करेंगे। अगर आप केवल फेज में यूज करेंगे तो आप सिंगल पोल MCB का यूज़ करेंगे, और आप फ्यूज का यूज़ करेंगे तो फ्यूज तो सिंगल पोल आता ही है। तो स्विच का आप प्रयोग करेंगे तो आप स्विच भी सिंगल पोल स्विच का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप फेज और न्यूट्रल दोनों में करेंगे तो आप डबल पोल MCB और स्विच जो है वो डबल पोल स्विच का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे आप फेज और न्यूट्रल दोनों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और फ्यूज को जब आप प्रयोग करेंगे तो फ्यूज आप एक फेज में और एक फ्यूज आप न्यूट्रल में लगाएंगे।
और आपको दोनों में प्रयोग करना है तो, या फिर अगर आपको फेज में प्रयोग करना है तो आप MCB फ्यूज या स्विच को केवल फेज में लगाएंगे, या फिर फेज और न्यूट्रल दोनों में लगाएंगे। आप न्यूट्रल में इनका प्रयोग नहीं करेंगे, केवल न्यूट्रल में इनका प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, फेज और न्यूट्रल दोनों में किया जाता है। ये तो हो गया सिंगल फेज हो तो, लेकिन अगर आपका 3 फेज हो तो क्या करेंगे। और आपका 3 फेज है, और आपका 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, यानी कि आपका 3 फेज है और 3 वायर सिस्टम, यानी कि न्यूट्रल नहीं है, तो आप तीनों में MCB फ्यूज और स्विच का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपका 3 फेज 4 वायर सिस्टम है, यहाँ आपका 3 फेज 4 वायर सिस्टम, यानी कि उसमें अगर आपका 3 फेज है और एक न्यूट्रल भी है, तो आप या तो आप तीनों फेज में प्रयोग करेंगे या फिर तीनों फेज और न्यूट्रल में प्रयोग करेंगे। यानी कि आप वहाँ पे या तो 3 पोल MCB का यूज़ करेंगे या फिर 4 पोल MCB का यूज़ करेंगे। और स्विच के लिए 2 डबल पोल MCB का डबल पोल स्विच का यूज़ कर लेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है, वर्कशॉप में जो भी मशीनें आप यूज़ करते हैं, जैसे मोटर हो गया, उसके लिए जितने भी आपके कंट्रोलिंग होते हैं, कंट्रोलिंग डिवाइस या फिर स्टार्टर होते हैं, उनको बिल्कुल फर्श के बराबर नहीं रखना चाहिए या फिर कमर के बराबर नहीं रखना चाहिए। उसको कम से कम इतनी ऊंचाई पर रखना चाहिए कि वहाँ पे कोई टेक्नीशियन का हाथ तो पहुँच जाए, कहीं किसी बच्चे का हाथ ना पहुँचे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा है और उसने मशीन को स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पे खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो हमेशा इन सब कंट्रोलिंग डिवाइसेस को या फिर स्टार्टर को एक ऊंचाई पर लगाया जाता है। ये ऊंचाई कोई मेंशन नहीं है, लेकिन उसको इतना ऊंचाई तो रखा जाता है कि एक आम आदमी के ऊपर चला है, यानी कि लगभग 5.5 फीट की ऊंचाई पे इसको लगाया जाता है। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, या कहीं 6 फीट भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट मेनली 4.5 से 5.5 फीट की ऊंचाई पे इसको लगाया जाता है, जहाँ पे आपका हाथ आसानी से पहुँच जाए, यानी कि जो टेक्नीशियन है वो आसानी से वहाँ पे पहुँच जाए। लेकिन कोई जो बच्चा है जो उसके बारे में ना जानता हो, वो इसके साथ छेड़छाड़ ना कर सकें। इसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, वर्कशॉप में या फिर किसी भी सब स्टेशन पे जितने भी मशीन हैं जो 240 वोल्ट से अधिक पे कार्य करती है, यानी कि जैसे आपका 420 वोल्ट 440 वोल्ट जो इस वोल्ट पे कार्य करती हैं, उन मशीनों के ऊपर या फिर उनके जो कंट्रोल बोर्ड होते हैं उनके ऊपर हाई वोल्टेज की चेतावनी जरूर लिखी होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को वायरिंग के कुछ महत्वपूर्ण रूल्स बताएं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वायरिंग, यानी कि वायरिंग के प्रकार। वायरिंग कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, वायरिंग जो है मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है टेम्प्रोरी वायरिंग। टेम्प्रोरी यानी कि तत्कालिक वायरिंग, यानी कुछ समय के लिए वायरिंग की गई है। और एक होता है परमानेंट वायरिंग, यानी कि अस्थायी वायरिंग। टेम्प्रोरी यानी कि अस्थायी वायरिंग, अस्थायी वायरिंग, और परमानेंट यानी कि अस्थायी वायरिंग। देखिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है अस्थायी, यानी कि ऐसी वायरिंग जो किसी इमरजेंसी के समय में बनाई गई हो या फिर कुछ समय के लिए बनाई गई हो, उसको टेम्प्रोरी वायरिंग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं कोई बिल्डिंग बन रहा है, उस बिल्डिंग में आपको प्रकाश की आवश्यकता है कुछ समय के लिए, तो वहाँ पे आप टेम्प्रोरी वायरिंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको कितने समय के लिए यूज़ करना है, बहुत यूज़ करना होगा तो 1 हफ्ते के लिए यूज़ करना होगा। उसके बाद से फिर आपको उसका परमानेंट वायरिंग आपको करना होगा, तो उसके लिए आप तुरंत टेम्प्रोरी वायरिंग उसको उस समय आप करते हैं। तो ये देखिए 2 प्रकार के होते हैं टेम्प्रोरी वायरिंग। एक होता है फ्लेक्सिबल वायरिंग और एक होता है क्लिट वायरिंग। फ्लेक्सिबल वायरिंग यानी कि इसके में जो वायर होते हैं वो आसानी से मुड़ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लाल काला तार मिलता है, लाल कलर का और काले कलर का, वो आसानी से मुड़ जाता है। उसको आप क्या करते हैं, जैसे आसानी से आपको शादी विवाह हो गया,
कोई भी फंक्शन हो गया, जैसे शादी हो गया, जन्मदिन हो गया, इन सब स्थितियों में, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बाढ़ आ जाता है या फिर कहीं भूकंप आ जाता है, तो वहाँ पे आपका कैंप लगाया जाता है। तो उन कैंप में आपको वायरिंग करनी होती है। तो वायरिंग करने के लिए वहाँ पे फ्लेक्सिबल वायरिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऐसे तार ले लिए जाते हैं और उनको केवल जहाँ आपको लगाना होता है वहाँ पे एक आप पेंडेंट होल्डर लगाएंगे, एक स्विच लगाएंगे और बल्ब लगा देंगे। ये आपका फ्लेक्सिबल वायरिंग हो जाता है। देखिए इसके लाभ क्या है। इसके लाभ ये है कि आप इसको तुरंत कर सकते हैं, बहुत ही कम समय लगेगा आपका फ्लेक्सिबल वायरिंग करने के लिए। लेकिन इसका बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपको किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिलती है। इसमें ना तो आप अर्थिंग करते हैं, ना अधिकतर लोग इसमें फ्यूज भी नहीं लगाते हैं। जब आप फ्लेक्सिबल वायरिंग करते हैं, कहीं आप बल्ब लटकाते हैं शादी विवाह में या फिर कैंप में, तो आप अधिकतर लोग फ्यूज भी नहीं लगाते हैं, एमसीबी भी नहीं लगाते हैं, केवल ऐसे ही इसको लगा देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज ये है कि इसमें खर्च बहुत कम पड़ता है। इसमें आप आसानी से सुविधा पहुंचा सकते हैं जहां आपको लगाना हो, यानी कि इमरजेंसी की सिचुएशन में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर इसको सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो बिल्कुल भी ये सुरक्षित नहीं होता है। उसके बाद देखिए क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है जैसे कि आपको कहीं सीसीटीवी कैमरा लगाना हो, तो उसके लिए क्लीट वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्लीट वायरिंग में होता क्या है, जैसे आपका, इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग में देखिए क्या होता है, ये भी बिल्कुल फ्लेक्सिबल वायरिंग की तरह ही होता है, लेकिन अंतर यह होता है कि इसको घरों के अंदर लगाया जाता है। घरों के अंदर जैसे कि अगर आपको सीसीटीवी कैमरा लगाना हो या फिर आपको कोई टेम्प्रोरी बल्ब लगाना हो या फिर कोई आपको मशीन चलाना हो कुछ देर के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए, वहां पे क्लीट वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। क्लीट वायरिंग देखिए जैसे कि होता क्या है, जैसे यहाँ का केबल हो गया, तो केबल के ऊपर आपका एक क्लीट लगता है। इस क्लीट जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसी प्रकार का क्लीट होता है, वो छोटा सा होता है और उसमें इसको लगा करके इसको जगह जगह कुछ 1 मीटर 1.5 मीटर पे इसको लगा करके इसको दीवार पे रोक दिया जाता है। इसको बोला जाता है क्लीट वायरिंग। देखिए इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। फायदा ये है कि इसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं, आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। इसके लिए किसी कुशल कारीगर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज देखिए, इसका डिसएडवांटेज ये है, इस मान लीजिए दीवार के सहारे इसको लगाए हुए हैं और दीवार में आप क्लीट लगा रहे हैं, दीवार मजबूत नहीं है, तो उसके जो दीवार में जो आपका कंक्रीट है वो बाहर आ सकता है। उसके साथ अगर दीवार में अगर नमी है तो नमी से आपका केबल खराब हो सकता है। फिर इसमें शॉर्ट सर्किट की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें दोनों तार जो होते हैं वो बिल्कुल खुले होते हैं एक दूसरे से। कहीं भी वो एक दूसरे से उनके इंसुलेशन और अलग हो गए तो बिल्कुल चिपक सकते हैं और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये भी बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये बहुत ही अच्छे होते हैं। इसलिए इनका प्रयोग क्लीट वायरिंग का बहुत ही कम किया जाता है। ये तो हो गया आपका टेम्प्रोरी वायरिंग। इसके बाद हम लोग देखते हैं परमानेंट वायरिंग। परमानेंट वायरिंग जो है वो आपके 4 प्रकार के होते हैं: केसिंग कैपिंग, बैटन वायरिंग, लीड सीटेड वायरिंग और कंड्यूट वायरिंग। जिसमें आपका केसिंग कैपिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लकड़ी का और एक होता है पीवीसी का। और जो आपका कंड्यूट वायरिंग है वो भी आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है छुपा हुआ कंड्यूट वायरिंग और एक होता है सतही कंड्यूट वायरिंग। यानी कि छुपे हुए कहते हैं कंसील्ड और सतह वाले को कहते हैं सरफेस कंड्यूट वायरिंग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं केसिंग कैपिंग, यानी केसिंग कैपिंग वायरिंग आपकी कैसे होती है। जैसे देखिए आपका हो गया केसिंग और कैपिंग। केसिंग और कैपिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है ये है केस प्लस ING, एक ये हो गया, और दूसरा हो गया कैप प्लस ING। देखिए केस का मतलब होता है कोई भी सामान रखने का स्थान। जैसे आप लोग बोलते होंगे सूटकेस, यानी कि वो क्या है, केस एक कोई सामान रखने का स्थान है। और कैप मतलब टोपी, यानी कि टोपी का मतलब हो गया किसी को ढकने का कोई वस्तु या फिर कोई भी सामग्री जिससे किसी को ढका जाता है। यानी केस का मतलब हो गया कोई भी एक ऐसा स्थान जहाँ पे कोई वस्तु रखी जाए, और कैप का मतलब हो गया उसको ढका जाए।
तो केस के साथ आईएनजी लगा है, यानी कि केसिंग और कैपिंग, तो इसी को बोला जाता है केसिंग और कैपिंग। तो केसिंग देखिए क्या होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये पीवीसी का केसिंग कैपिंग है, इसको बोलते हैं केसिंग और इसको बोलते हैं कैपिंग। इसको करते क्या है, इसको दीवार पे इस प्रकार से लगाते हैं, और उसके बाद से इसको पिन की सहायता से इसको जगह जगह इसको पिन लगा करके इसको हम इसको अस्थायी कर लेते हैं। उसके बाद से इसमें हम वायरिंग कर लेते हैं, इसी में केसिंग में ही वायरिंग करने के बाद इसको इस प्रकार से इसको बंद कर दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है केसिंग कैपिंग। ये पीवीसी का है तो ये आपका हो जाता है पीवीसी केसिंग कैपिंग। इसी प्रकार अगर ये लकड़ी का अगर बना हो तो इसको बोला जाता है वुडन केसिंग कैपिंग। अब देखिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम वुडन केसिंग कैपिंग की बात करते हैं। ये वुडन केसिंग कैपिंग, इसमें देखिए सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये बहुत महंगा पड़ जाता है, क्योंकि इसके लिए आपको लकड़ी की आवश्यकता होती है, लकड़ी बहुत महंगा पड़ता है। उसके बाद से ये है कि लकड़ी का है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो मौसम का प्रभाव उस पर जल्दी पड़ता है, वो जल्दी ख़राब हो जाता है, वो उसमें धूप की वजह से वो टूट सकते हैं, या फिर नमी की वजह से वो सड़ गल जाते हैं जल्दी। तो ये वुडन कैपिंग का नुकसान है। उसके बाद से दूसरा डिसएडवांटेज ये है वुडन कैपिंग का कि इसमें आग जल्दी पकड़ लेता है। इसमें अगर स्पार्किंग होगा तो सूखी लकड़ी रहेगी तो जल्दी से आग पकड़ लेगी। जबकि इसका एडवांटेज अगर आप देखेंगे तो इसका एडवांटेज ये है कि ये बस देखने में सुंदर लगता है। जो आप पुराने अगर आप किसी महल में जाएंगे या फिर पुराने होटलों में जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे वुडन केसिंग कैपिंग होती है, और जो वुडन केसिंग कैपिंग का जो कैपिंग होती है उस पर बहुत अच्छी अच्छी चित्रकारी की गई होती है और वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। उसके बाद वुडन केसिंग कैपिंग का दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें जो आप तार का प्रयोग करते हैं वो तार की आंतरिक सामर्थ्य बढ़ जाती है, यानी कि वो ज़्यादा समय तक वो उसमें टिका रह सकता है, वो जल्दी से वो टूटता नहीं है, या फिर उसमें स्पार्किंग की जो समस्या है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। फेज और न्यूट्रल के बीच स्पार्किंग वुडन केसिंग कैपिंग में कम हो जाती है। इसके पहले के जो मैंने दो तरीके बताए हैं, क्लिट वायरिंग और फ्लेक्सिबल वायरिंग के मुकाबले। जैसे पीवीसी केसिंग कैपिंग का आप एडवांटेज देखें तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो जाता है, क्योंकि पीवीसी अन्य सारे सामग्री के मुकाबले यानी कि लकड़ी के मुकाबले बहुत सस्ता पड़ता है। फिर इसमें सुरक्षा आपकी बढ़ जाती है। फिर इसमें आपके जो फेज और न्यूट्रल के बीच में और उनके बीच कोई इंसुलेशन कहीं ख़राब ना हो तो उनके बीच में स्पार्किंग की जो समस्या है वो बिल्कुल नगण्य हो जाती है। जबकि डिसएडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें अगर आप इसको केसिंग कैपिंग को ठीक प्रकार से नहीं लगाएंगे तो इसमें नमी की समस्या आ जाती है, यानी केसिंग कैपिंग में अगर नमी चला जाता है तो आपके तार खराब हो जाते हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि इनको जो है दीवार के ऊपर लगाया जाता है तो ये थोड़े बदसूरत लगते हैं, यानी घर में अगर आप लगाते हैं या फिर किसी म्यूजियम में लगाते हैं तो दिखने में उतने आकर्षक नहीं लगते हैं। इसके बाद जो अगला वायरिंग का प्रकार है वो है बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग जो है देखिए वो एक तरह से केसिंग कैपिंग ही होता है, लेकिन उसमें अंतर ये होता है कि इसमें कैपिंग नहीं होता है, केवल केसिंग का प्रयोग किया जाता है। और केसिंग का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, मान लीजिए ये हमारा केसिंग हो गया, इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर तार को स्थापित किया जाता है, और तार को इस प्रकार से स्थापित किया जाता है कि उसके तार एक दूसरे के ऊपर न चढ़ें। जैसे मान लीजिए ये आपका बैटन हो गया, अब इस बैटन के अंदर आपके तार स्थापित किए जाते हैं इस प्रकार से, और तार इस प्रकार से स्थापित किए जाते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे के समांतर हो और एक दूसरे के ऊपर ना आए। इस प्रकार से इसको स्थापित किया जाता है। फिर इसको स्थापित करने के बाद से तार को इनको सूत की रस्सी की मदद से या फिर ऊन की मदद से जगह जगह इनको बांध दिया जाता है एक क्लिप की सहायता से। यहाँ पे क्लिप लगाया जाएगा और इनको जगह जगह पे बांध दिया जाता है।
और फिर इसके बाद से इनके ऊपर एक प्रकार का गोंद लगा दिया जाता है जिससे ये अस्थाई हो जाते हैं। तो इसको बोला जाता है बैटन वायरिंग। देखिए बैटन वायरिंग के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। इसके डिसएडवांटेज ये है कि अगर किसी भी एक तार में हीटिंग होती है तो बिल्कुल दूसरे तार के बिल्कुल पास होता है, तो दूसरे तार का इंसुलेशन भी ख़राब कर सकता है, उन दोनों में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। फिर ये बिल्कुल खुला होता है तो यहाँ पे जो बाहरी जीव हैं वो इसको नुकसान पहुँचा सकते हैं, चूहे इस तार को काट सकते हैं, तो इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद ये है कि ये लकड़ी का बना हुआ है, तो अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो इसमें आग पकड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज हैं, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये हो गया आपका बैटन वायरिंग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वायरिंग है वो होता है लीड सीटेड वायरिंग। देखिए लीड सीटेड वायरिंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे नमी हो, धूप हो, या फिर अम्लीय मिट्टी हो, या फिर क्षारीय मिट्टी हो। जैसे कि आपका कोई कारखाना हो गया, कोई फैक्ट्री होगी जहाँ पे केमिकल्स बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है अम्लीय केमिकल हो या फिर क्षारीय केमिकल हो, या फिर वहाँ पे आपका नमी ज़्यादा हो या फिर धूप बहुत तेज़ हो, तो वहाँ पे लेड सीटेड वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। लेड सीटेड वायरिंग में देखिए बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि लेड यानी कि शीशा और एल्यूमिनियम शीशा और एल्युमिनियम के मिश्रण को तार के ऊपर एक परत के रूप में चढ़ा दिया जाता है और फिर उसका प्रयोग किसी कारखाने में या फिर किसी भी धूप वाली जगह या फिर नमी वाली जगह या फिर वो स्थान जहाँ पे अम्लीय मिट्टी हो या फिर क्षारीय मिट्टी हो, वहाँ पे लेड सीटेड वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद से जो आखिरी वायरिंग का प्रकार है उसको बोलते हैं कंड्यूट वायरिंग। देखिए जो कंड्यूट वायरिंग है उसमें वायरिंग एक कंड्यूट का अंदर किया जाता है। ये जो कंड्यूट है वो आपका पीवीसी का या फिर जीआई का या फिर हार्ड स्टील का बना होता है। देखिए बेसिकली हम जो यूज करते हैं वो पीवीसी या फिर यूपीवीसी का बना होता है। बेसिकली इन्हीं दोनों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सस्ते मटेरियल हैं। हार्ड स्टील या फिर जीआई के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा सस्ते हैं और इनका जो स्ट्रेंथ होता है यानी कि जो यांत्रिक क्षमता होता है वो भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम पीवीसी का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको कंड्यूट दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो है आपका कंड्यूट है। देखिए इसमें आप देख सकते हैं इसका अंदर आपकी वायरिंग की जाती है। ये दो प्रकार से की जाती है। एक तो होता है कंसील्ड। कंसील्ड का अर्थ होता है छिपी हुई। कंसील्ड वायरिंग में देखिए जो आपका कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग में जो आपका कंड्यूट होता है उसको दीवार के अंदर छिपा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस कंड्यूट वायरिंग है। यानी कि यहाँ पे जो आपका कंड्यूट पाइप है वो सरफेस के ऊपर है यानी कि सतह के ऊपर है, जबकि आपका जो कंसील्ड वायरिंग होता है उसमें आपका कंड्यूट को सरफेस के अंदर यानी कि सतह के अंदर लगाया जाता है। उसमें दीवार को काट करके या फिर अगर आपका छत हो तो छत में जब उसकी ढलाई की जाती है छत की, उससे पहले ही उसमें कंड्यूट डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका कंड्यूट वायरिंग किया जाता है। वो दो प्रकार से होता है, एक होता है छिपी हुई और एक होता है सतही वायरिंग। अब देखिए इसका एडवांटेज देख लेते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें आपकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर इसमें आपके नमी से, धूप से या फिर जो आपके घर में कीट होते हैं, जो कीड़े होते हैं जैसे चूहे हो गए, उनसे आपकी सुरक्षा होती है।
उसके बाद इसके डिसएडवांटेज देख लें तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं से कोई खराबी आ जाती है, तो आपको दोष वाला स्थान ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जबकि इसके पहले हम जितने भी पढ़े हैं उनमें आपको दोष ढूंढना बहुत ही आसान होता है, सिवाय केसिंग कैपिंग में। लेकिन केसिंग कैपिंग में भी ये है कि आप केवल आप उसका कैपिंग हटा लेंगे तो आप उसमें दोष भी उसमें भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। जबकि आपका जो कंड्यूट वायरिंग है उसमें आपका दोष ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसका सब बस यही एक डिसएडवांटेज है, नहीं तो इसका बाकी जितने भी हैं सारे एडवांटेज हैं इसके प्रयोग के। इसलिए इसका प्रयोग आजकल हर जगह किया जाता है। शॉपिंग मॉल हो गया, घर हो गया, वर्कशॉप हो गया, स्कूल हो गया, कोई भी इंडस्ट्री होगी, हर जगह आज कंड्यूट वायरिंग का ही प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और कोई आपको डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।